अध्याय 6 गिलरॉय लॉकहार्ट। बहरहाल अगले दिन हैरी के दांत शायद ही दिखे होंगे। बड़े हॉल में नाश्ते के समय से ही बुरी घटनाएं होने लगी थी। 4 लंबी हाउस टेबलों पर दलिए के भरे कटोरे थे, तली हिल्सा मछली की प्लेटें थी, टोस्ट के पहाड़ लगे थे, अंडे और मांस के व्यंजन थे और सबसे ऊपर जादुई छत थी। हैरी और रॉन गरुड़ द्वार की टेबल पर हरमाइनी के पास बैठे थे और जिसके हाथ में खून पीने वाले पिशाचों के खतरनाक समुद्री यात्राएं पुस्तक खुली थी जो दूध के जग से टिकी थी, और उसने थोड़ी सख्ती से ही उसे गुड मॉर्निंग कहा, जिससे हैरी समझ गया था कि वह अब भी उनके हॉगवर्ड आने के तरीके से खुश नहीं है। दूसरी तरफ नेविल लॉन्गबॉटम ने खुश होकर उनका स्वागत किया। नेविल गोल चेहरे वाला वह लड़का था जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी। हैरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसकी याददाश्त नेविल से ज़्यादा ख़राब हो। डाक आने का समय हो गया है, मुझे लगता है कि दादी मेरा वह सामान भिजवा देंगी जो मैं भूल आया हूँ। हैरी ने दलिया खाना शुरू किया और तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई। लगभग 100 उल्लू तेजी से अंदर हॉल में मंडराने लगे तथा बतियाते हुए विद्यार्थियों के खत और पैकेट गिराने लगे। एक बड़ा सा मोटा सा पार्सल नेविल के सिर पर टकराया और एक पल बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज़ हरमाइनी की जग में गिरी और जिससे सारा दूध झलक गया। एरल, रॉन बोला। उसने लथपथ उल्लू के पैर पकड़कर उसे जग से बाहर निकाला। एरल बेहोश होकर वहीं टेबल पर गिर पड़ा। उसके पैर हवा में थे और उसकी चोंच पे एक गीला लाल लिफाफा था। अरे नहीं, रॉन हाँफते हुए चीखा। कुछ नहीं हुआ, वह अब भी जिंदा है। हरमाइनी एरल को अपनी उंगली की नोक से धीरे से कुरेदते हुए बोली। नहीं, चिंता उसकी नहीं है, इसकी है। रॉन लाल लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था। हैरी को यह लिफाफा सामान्य दिख रहा था, परंतु रॉन और नेविल दोनों ही इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें इसके बारे में किसी भी पल फटने की उम्मीद हो। बात क्या है? हैरी ने पूछा। उन्होंने मुझसे गुस्सा भरा भोंपू भेजा है, रॉन धीमे से बोला। रॉन, बेहतर होगा कि तुम इसे खोलो, नेविल डरते हुए फुसफुसाया। अगर तुम इसे नहीं खोला तो परिणाम और भी बुरा होगा। मेरी दादी ने एक बार मुझे भोंपू भेजा था और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, तो फिर उसने थूक गटका व भयानक था। हैरी ने उनके दहशत भरे चेहरों से नज़रें हटाकर लाल लिफाफे की तरफ देखा। उसने पूछा, भोंपू क्या होता है? परंतु रॉन का पूरा ध्यान तो उस चिट्ठी पर ही था और जिसके कोने पर से धुआं निकल रहा था। इसे खोल लो, नेविल ने आग्रह किया। यह कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। रॉन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और लिफाफे को एरल की चोंच से निकालकर उसे खोला। नेविल ने अपने कानों से उंगलियां ठूस ली। पल ही भर में हैरी समझ गया कि ऐसा क्यों किया था। एक पल के लिए तो ऐसे लगा कि विस्फोट हो गया। एक जोरदार धमाके की आवाज़ भरे हॉल में भर गई और जिसकी वजह से छत की धूल तक हिल गई। कार चुरा कर लाए हो। अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता तब भी मुझे हैरानी नहीं होती। जब तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आते हो तब तक खैर मनाओ। मुझे नहीं पता था कि तुमने इस बारे में जरा भी सोचा होगा कि कार को गायब देखकर तुम्हारे पिता और मुझे कैसा लगा होगा। मिसेस वीजली की चीखें सामान्य से 100 गुना तेज थी और इस वजह से टेबल पर रखी प्लेटें और चमचे खड़खड़ाने लगे। तब पत्थर की दीवारों से कानफोर प्रतिध्वनि होने लगी। पूरे हॉल के लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि ये भोंपू किसके नाम आया है। शर्म के मारे रॉन अपनी कुर्सी से इतना नीचे झुक गया कि सिर्फ उसका लाल सिर ही नजर आ रहा था। कल रात डंबलडोर का खत आया था। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी शर्म से ही मर जाएंगे। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। जो ये तुम्हारा इस तरह का व्यवहार है, तुम्हारी और हैरी दोनों की जान जा सकती थी। हैरी यही सोच रहा था कि उसका भी नाम है, तो उसने ये कोशिश की कि वह इस तरह से दिखे जैसे उसके कान के पर्दे फाड़ने वाली ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तुमने बहुत गलत काम किया है। ऑफिस में तुम्हारे डैडी की जाँच चल रही है और सब तुम्हारी गलती की वजह है, और जब तक तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो हम कान पकड़कर तुम्हें स्कूल से सीधे घर ले आएंगे। एक खामोशी सी छा गई। लाल लिफाफा जो रॉन के हाथ से पहले ही छूट चुका था अब आग की लपटों में बदलकर राख हो गया। हैरी और रॉन स्तब्ध बैठे थे जैसे कोई तूफानी लहर अभी तक उनके सिर से गुजर गई हो। कुछ लोग हंसने लगे और धीरे धीरे बातों का शोर फिर से सुनाई देने लगा। हरमाइनी ने खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं बंद कर दी और रॉन के सिर पर को ऊपर से हिस्से से देखा। और रॉन, मैं नहीं जानती कि तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, परंतु तुम्हें मुझसे मत कहना कि मैंने ऐसी हरकत की है कि यह सज़ा मिले। रॉन ने पलटकर बोला। हैरी ने अपने दलिए की प्लेट दूर खिसकाई और वह अपराध बोध से सुलग रहा था। ऑफिस में मिस्टर वीजली की जांच हो रही है। मिस्टर और मिसेस वीजली इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया था और इसके बाद भी, परंतु उसे इस बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला। प्रोफेसर मैगोनिगल टाइम टेबल बांटने के लिए गरुड़ द्वार की टेबल पर आ गई और हैरी ने अपना टाइम टेबल लिया और देखा कि उन जड़ी बूटियों की ज्ञान की क्लास की मेहनत कश हाउस के बच्चों के साथ पढ़ना है। हैरी, रॉन और हरमाइनी महल से इकट्ठे निकले, बगीचे को पार किया और ग्रीन हाउसों की तरफ बढ़े जहाँ जादुई पौधे रखे थे। कम से कम भोंपू ने एक अच्छी चीज़ की थी। हरमाइनी को यह लगने लगा था कि अब वह उन्हें पर्याप्त सज़ा मिल चुकी है, इसलिए अब वह दोस्ताना व्यवहार करने लगी थी। जब वह ग्रीन हाउस के पास आए तो उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे बाहर खड़े होकर प्रोफेसर स्प्राउट का इंतजार कर रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां आकर खड़े हो गए। तभी प्रोफेसर स्प्राउट लॉन के पार से
आती दिखाई दी और उनके हाथ गिलरॉय लॉकहार्ट भी था उनके साथ, और प्रोफेसर स्प्राउट के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी। अपराध बोध की एक और लहर के साथ हैरी ने दूर दिखा कि वह लड़ाकू पेड़ को देखा जिसकी कई शाखाओं पर पट्टियां बांधी थी, और प्रोफेसर स्प्राउट एक गोल मटोल और नाटी जादूगरनी थी जो अपना उड़ते बालों पर पैबंद लगा हैट पहनाती थी, और आमतौर पर उनके कपड़ों पर बहुत सी मिट्टी लगी होती थी और उनके नाखून देख कर तो पेटूनिया आंटी भी बेहोश हो जाती। दूसरी तरफ गिलरॉय लॉकहार्ट अपनी लहराते फिरोजी दुशाले में आकर्षक लग रहे थे और सही अंदाजे में सुनहरी धारी वाले फिरोजी हैट के नीचे उनके सुनहरे बाल चमक रहे थे। ओह हेलो लॉकहार्ट अपने विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुराए। प्रोफेसर स्प्राउट को बस यह दिखा कि लड़ाकू पेड़ की इलाज करने की सही तरीका क्या है, परंतु तुम लोग यह मत सोचना लगता है कि मुझे जड़ी बूटियों के बारे में उनसे ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी यात्राओं के बहुत से अजीब पौधे देखने को मिले। बच्चों आज हम ग्रीन हाउस नंबर 3 में चलेंगे, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, और हालांकि आमतौर पर वह बहुत खुश रहती थी परंतु आज वह बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। विद्यार्थियों ने उत्साह भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई और इससे पहले उन्होंने सिर्फ ग्रीन हाउस नंबर 1 में काम किया था। ग्रीन हाउस नंबर 3 में ज़्यादा दिलचस्प और खतरनाक पौधे थे, और प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी बेल्ट में एक बड़ी चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोल दिया और हैरी को गीली मिट्टी और खाद की खुशबू आ गई जो छत से लटके हुए कुछ विशालकाय छाते के आकार वाले फूलों की तेज खुशबू मिल गई थी, और वह रॉन और हरमाइनी के पीछे अंदर जाने ही वाला था तभी लॉकहार्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी 2 मिनट देर से आए तो आप बुरा नहीं मानेंगी। प्रोफेसर स्प्राउट की भ्रुकुटी से यह साफ जाएगी वह के बुरा मानेगी, परंतु लॉकहार्ट ने कहा तो मैं इसे ले जा सकता हूँ, और उन्होंने ग्रीन हाउस के दरवाजे का लगभग उनके मुंह पर बंद कर दिया। हैरी लॉकहार्ट ने कहा, उनके बड़े सफ़ेद दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जब उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा हैरी हैरी हैरी। हैरी पूरी तरह से भुचक्का था इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाया। जब मैंने सुना जाहिर है ये सब मेरी गलती थी, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खुद को लात मारूं। हैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लॉकहार्ट किस बारे में बोल रहे हैं। वह यह बात करने ही वाला था कि लॉकहार्ट आगे बोले, मैं नहीं जानता था कि मुझे इससे बड़ा झटका कब लगा था, हॉगवर्ट्स में कार उड़ाकर आना। देखिए जाहिर है मैं तत्काल समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। 1 मील दूर से ही यह बात समझ में आ रही थी। हैरी 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 लॉकहार्ट ने आगे हाथ बढ़ाकर अपने कंधे को जकड़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ यह स्वाभाविक है कि एक बार स्वाद चखने के बाद तुम थोड़ी और शोहरत पाना चाहो, और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मैंने तुम्हें इसका स्वाद चखाया क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग पर चढ़ना ही था, परंतु देखो बच्चों तुम उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों में नहीं चढ़ सकते। थोड़ा धीरज रखो ठीक है, जब तक तुम बड़े ना हो जाओ तो इस सब के लिए बहुत समय होगा। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। लॉकहार्ट के लिए ठीक था तो वह पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर है, परंतु जब मैं 12 साल का था तो मैं उतना ही सामान्य था जितना कि तुम उस समय हो। दरअसल मैं यह कहूँगा कि तुम्हें भी ज़्यादा सामान्य था, तुमसे भी ज़्यादा सामान्य था। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है ना, तुम जानते हो कौन वाले मामले में। उन्होंने हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान की तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि यह उतना ही अच्छा नहीं है जितना कि चुड़ैल सत्ताई की सर्वप्रिय मुस्कान का लगातार 5 बार विजेता जो मैं हूँ, परंतु फिर भी यह एक शुरुआत है हैरी, यह एक शुरुआत है। उन्होंने हैरी को खुश होकर आंख मारी और वहाँ से चल दिए। हैरी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा और फिर उसे याद आया कि उसके तो ग्रीन हाउस में होना चाहिए था, और इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीन हाउस के बीचों बीच एक बैच जैसे ढांचे के पीछे खड़ी थी जिस पर लगभग 20 जोड़ी रंग बिरंगे कान रक्षक यंत्र थे, और जब हैरी आकर रॉन और हरमाइनी के बीच खड़ा हो गया तो वह बोली, आज हम मंत्र कवच के ज़मीन में गाड़ेंगे। मंत्र कवच की खूबियाँ किसे मालूम है। किसी को भी इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि हरमाइनी का हाथी सबसे पहले हवा में उठ गया था। मंत्र कवच या मैंडेगोरा किसी मंत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है। हरमाइनी बोली, जो इस तरह बोल रही थी कि जैसे पूरी पुस्तक जवानी रटी हो। यह उन लोगों के लिए पहले जैसा बनाता है जिन्हें शाप दिया गया हो और जिनका रूप परिवर्तन कर दिया गया हो। बहुत बढ़िया, गर्द उड़ा के 10 पॉइंट दिए जाते हैं। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, मंत्र कवच ज़्यादातर जहर उतारने वाले कीड़ों का अनिवार्य तत्व है, परंतु यह खतरनाक भी है। इसका कारण कौन बता सकता है। जब हरमाइनी का एक बार फिर से हाथ उठ गया तो हैरी के चश्मे से टकराते बचा। उसने तत्काल कहा, मंत्र कवच की तेज चीख सुनने वाला मर भी सकता है। बिल्कुल ठीक, गर्द उतार के 10 पॉइंट और। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, हमारे पास जो भी मंत्र कवच हैं वह सब अभी बहुत छोटे हैं, परंतु गहरी ट्रे रखी थी और जिसकी तरफ प्रोफेसर स्प्राउट ने बोलते समय इशारा किया। हर विद्यार्थी खिसक कर आगे आया ताकि अच्छी तरह से देख सके, और वहाँ पर बैंगनी हरे रंग के लगभग 100 गुच्छे
छोटे पौधे रखे थे और हैरी को वह सामान्य पौधे जैसे दिख रहे थे और उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि मंत्र कवच की तेज चीख से हरमाइनी का क्या मतलब है। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, सब अपने अपने कान रक्षक पहन लो। और जब सबने अपने कान रक्षक उठाने की कोशिश की तो गुलाबी और रोएदार ना हो और छीना झपटी का माहौल बन गया। जब मैं तुमसे कान रक्षक पहनने को कहूँ तो अच्छी तरह से देख लेना कि कान पूरी तरह ढक गए हो। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, जब उन्हें उतारना सुरक्षित होगा तो मैं अंगूठा ऊपर करके तुम्हें इशारा कर दूंगी। ठीक है, अब कान रक्षक पहन लो। हैरी ने अपना कान रक्षक पहन लिया और उसकी वजह से उसे गुलाबी सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने कानों पर गुलाबी रोएदार कान रक्षक पहना, दुशाले की भुआएं चढ़ाई और एक गुच्छेदार पौधे को कसर पकड़ा और जोर से उखाड़ा। हैरी के मुंह से हैरानी की जोरदार चीख निकल गई जो किसी को सुनाई नहीं दी। जड़ों की जगह ज़मीन पे एक छोटा सा कीचड़ से थना हुआ बहुत ही बदसूरत बच्चा बाहर आ गया और पत्तियां उसके सिर पर उग रही थी और वह हल्का हरा था और उसकी चमड़ी चित्तीदार थी और यह स्पष्ट था कि उसके फेफड़ों को पूरी ताकत से चीख रहा था। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी टेबल के नीचे से एक बड़ा गमला निकाला और उसमें मंत्र कवच को तेज़ी से गाड़ दिया और इसके बाद वह उस पर कब तक काली नाम खाद डालती रही जब तक कि सिर्फ उसकी गुच्छेदार पत्तियां ही बाहर रह गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने हाथ पर लगी खाद साफ की, अंगूठा ऊपर करके उन सबको इशारा किया और अपना कान रक्षक भी उतार दिया। क्योंकि हमारे मंत्र कवच बहुत छोटे हैं इसलिए उनकी चीखें अभी जानलेवा नहीं है, प्रोफेसर स्प्राउट ने शांति से कहा। जैसे उन्होंने अभी अभी जो काम किया था वह पौधे में पानी डालने से ज़्यादा रोमांचक नहीं था। बहरहाल उनकी चीख कई घंटे तक बेहोश कर सकती है। मुझे विश्वास है कि तुम सब लोग स्कूल वापस आने के बाद पहले इन दिन होश में रहना चाहते हो, इसलिए उनके साथ काम करते समय अपने कान रक्षक ठीक तरीके से पहने रखना। जब उन्होंने उतारने का समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद इशारा कर दूंगी। एक ट्रे पर 4 लोग काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे गमले हैं, वहाँ पर बोरों में खाद रखी है। जहरीले टेंटाकुला से बच के रहना, उनके दांत निकल रहे हैं। और उन्होंने यह बोलते समय एक नोकदार गहरे लाल रंग के पौधे को तेज थप्पड़ मारा जिसने अपने लंबे दांत अंदर खींच लिए और जो धीमे धीमे उनके कंधे के ऊपर आते जा रहे थे। और हैरी, रॉन और हरमाइनी की ट्रे में मेहनत कश हाउस का एक घुंघराले बालों वाला लड़का भी काम कर रहा था। हैरी उसे शक्ल से जानता था परंतु उनकी कभी बात नहीं हुई थी। तो उसने हैरी के हाथ मिलाते हुए साफ से कहा, मेरा नाम जस्टिन फिंच फ्लेचली है और जाहिर है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मशहूर हैरी पॉटर और आप ही हरमाइनी ग्रेंजर, हर विषय में अव्वल। हरमाइनी का चेहरा उससे हाथ मिलाते समय खुशी से चमक रहा था। और रॉन वीजली, वह उड़ने वाली कार आप ही की थी। रॉन नहीं मुस्कुराया, जाहिर था कि वह अब तक भोंपों की फटकार को भूल नहीं पाया था। तो लॉकहार्ट भी बहुत कमाल की चीज़ है ना, जस्टिन ने खुशी खुशी कहा जब वह अपने पौधे के गमले से ड्रैगन के गोबर की खाद डालने लगे। और गजब के एक बहादुर इंसान है। क्या तुम लोग उनकी किताबें पढ़ी हैं? अगर मुझे टेलीफोन बूथ में आदम भेड़िए ने घेर लिया होता तो मैं डर के मारे मर ही जाता, परंतु उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। धड़ाक बहुत ही शानदार। तुम लोगों को पता है कि मुझे एटन में भी एडमिशन मिल रहा है, परंतु मैं बता नहीं सकता कि वहाँ जाने की बजाय मैं यहाँ आकर कितना खुश हूँ। जाहिर है माँ थोड़ी निराश है, परंतु जब मैंने उन्हें लॉकहार्ट की पुस्तकें पढ़वाई तो उन्हें यह समझ में आ गया कि परिवार में पूरी तरह से प्रतिष्ठित जादूगर का होना कितना उपयोगी हो सकता है। और इसके बाद उन्हें बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। उनके कान रक्षक एक बार फिर कान पर पहुंच गए और जब उन्हें अपने अपने मंत्र कवच के पौधे पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत थी, प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को बहुत आसानी से कर दिया। परंतु यह उतना आसान भी नहीं था। मंत्र कवचों को धरती से बाहर आना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु ऐसा लगता था कि एक बार वह बाहर आ जाने के बाद उन्हें धरती के अंदर वापस लौटाना भी अच्छा नहीं है। वह छटपटाने लगे, लात मारने लगे, अपने नुकीले छोटे मुक्के चलाने लगे और अपने दांत किटकिटाने लगे। एक मोटे मंत्र कवच को गमले में गाड़ने में हैरी को पूरे 10 मिनट लग गए। क्लास के अंत तक सब हैरी पसीने में लथपथ था, मिट्टी से सना हुआ था, दर्द के मारे उसका बुरा हाल था और वह वापस महल की ओर घिसट कर गए ताकि जल्दी से वह अपने शरीर पर लगी गंदगी को साफ कर सकें। और इसके बाद गरुड़ द्वार के विद्यार्थी रूप परिवर्तन की क्लास की ओर तेज़ी से चल पड़े। और प्रोफेसर मैगोनिकल की क्लास में हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु आज की क्लास खास तौर पर मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि हैरी को पिछले साल जो भी कुछ सीखा था वह अब गर्मियों की छुट्टियों में उसके दिमाग से रिस कर बाहर निकल गया था। उसे एक बीटल कीड़े की बटन में बदलना चाहती थी, परंतु वह सारा समय अपना बीटल को व्यायाम ही कराता रहा क्योंकि बीटल उसकी छड़ी से बचने के लिए टेबल पर इधर से उधर कूदता रहा। रॉन को तो और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसे अपनी छड़ी को स्पेलो टेप से जोड़ दिया था, परंतु ऐसा लग रहा था कि छड़ी को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करना संभव नहीं है। वह किसी भी समय चरमराते और चिंगारी निकालने लगती थी और जब भी रॉन अपने बीटल के रूप परिवर्तन का प्रयास करता था तो छड़ी उसे मोटे
भूरे धुएं के बादल में ढक लेती थी, जिससे कि वह सड़े अंडों की बदबू आती थी। क्योंकि रॉन यह नहीं देख पाया कि वह क्या कर रहा था, इसलिए उसने दुर्घटनावश अपने बीटल को अपनी कोनी में पीस डाला और एक नया बीटल मांगना पड़ा। प्रोफेसर मैगोनिगल इस बात से खुश नहीं हुई थी। लंच की घंटी सुनकर हैरी को राहत मिली और उसे अपना दिमाग किसी निचड़े हुए स्पंज की तरह लग रहा था, और हर विद्यार्थी लाइन में क्लास से बाहर निकल गया सिवाय उसके और रॉन के, जो अपनी छड़ी को तेज़ी से टेबल पर पटक रहा था। बेवकूफ़, बेकार चीज़। जब उसकी छड़ी में पटाखे की तरह धमाकों की जोरदार आवाज़ें निकली तो हैरी ने सुझाव दिया कि घर खत लिखकर दूसरी मंगवा लो। रॉन अपनी फुंफकारती छड़ी को बैग में ठूसते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और वहाँ एक और भोंपू चला जाएगा कि तुमने गलती की, उसकी वजह से तुम्हारी छड़ी टूटी है। और वह लंच करने गए और वहाँ रॉन का मूड और भी ख़राब हो गया। हरमाइनी ने उन्हें दोनों को बेहतरीन कोट बटन दिखाए और जिन्हें उसने रूप परिवर्तन की क्लास में बनाया था। और आज दोपहर को कौन सी क्लास है, हैरी ने विषय बदलते हुए पूछा। हरमाइनी ने तत्काल जवाब दिया, गुप्त कलाओं की रक्षा। और रॉन ने हरमाइनी का टाइम टेबल छीनते हुए पूछा, तुमने टाइम टेबल लॉकहार्ट की सारी क्लासों की चारों तरफ दिल के आकार का क्यों बना रखा है? हरमाइनी ने उसके हाथ से टाइम टेबल छीन लिया और इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया, और उन्होंने लंच ख़त्म किया और वह बाहर निकल गए। आसमान बादलों से भरा था। हरमाइनी पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गई थी और उसे अपना मुंह एक बार फिर खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं नामक किताब में छुपा लिया था। हैरी और रॉन खड़े होकर कुछ मिनट तक क्विडिच के बारे में बात करते रहे। तभी हैरी को यह एहसास हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है, और ऊपर नज़रें उठाने पर उसने बोला, चूहे जैसे बालों वाला एक लड़का आया और जिसे उसे पिछली रात को बोलती टोपी पहनने देखा था, और वह हैरी को एकटक देख रहा था, जैसे हैरी को देखते ही पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो और उसके साथ में साधारण मगलू कैमरे जैसी चीज़ थी। और हैरी ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। कैसे हो हैरी, मैं कॉलिन क्रीवी हूँ। और उसने हाँफते हुए एक संकोच में एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं भी गरुड़ द्वार में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही रहेगा कि मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींच लूँ? उसने अपने कैमरे को उठाते हुए आशा से कहा। फ़ोटो? हैरी ने स्पार्ट अंदाज में पूछा था कि मैं साबित कर सकूँ कि मैं तुमसे मिला हूँ। कॉलिन क्रीवी ने थोड़ा और आगे बढ़कर उत्सुकता से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब ने मुझे बता दिया कि तुम जानते हो कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम किस तरह से बचे हो, और किस तरह वह गायब हो गया, और किस तरह तुम्हारे माथे पर अब भी बिजली जैसा निशान है। उसकी आंखें हैरी के निशान पर पहुंच गई थी। और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर मैं फिल्म को सही काड़े में डालकर धोऊंगा तो फ़ोटो हिलने लगेगी। कॉलिन ने रोमांचित होकर कपाती गहरी सांस खींची। और यह अभी पर्याप्त रोशनी है ना? मुझे पता ही नहीं था कि मैं अजीब हरकतें कर रहा हूँ, और यह जादू। जब तक उसने हॉगवर्ड का ख़त नहीं मिला, मेरे डैडी ग्वाले हैं और उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं घर पर भेजने के लिए कुछ फ़ोटो ले रहा हूँ, और यह सचमुच अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फ़ोटो। उसने हैरी को आग्रह भरी नज़रों से देखा। अगर तुम्हारा मित्र फ़ोटो खींच दे तो मैं फ़ोटो के साथ तुम्हारे पास खड़ा हो जाऊँगा, और फिर क्या तुम उस ऑटोग्राफ दे दोगे? और ऑटोग्राफ वाले फ़ोटो तुम अपने फ़ोटो पर ऑटोग्राफ देने लगोगे? हे पॉटर। ड्रैको मैल्फॉय की तेज़ और बेहद कटु आवाज़ पूरे प्रांगण में गूंज गई। वह सीधे कॉलिन के पीछे रुक गया। इसके आसपास अपने लंबे चौड़े और ठग जैसे दिखने वाले दोस्त क्रैब और गोयल खड़े थे। सब लोग लाइन में लग जाओ, मैल्फॉय भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाया। हैरी पॉटर अपने ऑटोग्राफ वाली फ़ोटो बांट रहा है। नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ, हैरी ने गुस्से में कहा। उसकी मुट्ठियाँ तन रही थी। चुप हो जाओ मैल्फॉय, आप जल रहे हो, कॉलिन बोला, जिसका पूरा शरीर क्रैब की गर्दन जितना मोटा हो गया। जल रहा हूँ? मैल्फॉय बोला, जिसे अब और तेज़ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रांगण में खड़े आधे विद्यार्थी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। किससे? मैं अपने माथे पर एक गंदा सा निशान नहीं देखना चाहता, धन्यवाद। मैं नहीं मानता कि दिमाग पर घाव होने से कोई खास बन जाता है। क्रैब और गॉयल मूर्खों की तरह खीखी करने लगे। मैल्फॉय घोंगे खाओ, रॉन ने गुस्से में कहा। क्रैब ने हंसना बंद कर दिया और अपनी मोटी उंगलियों को खतरनाक तरीके से मलना शुरू कर दिया। मैल्फॉय ने व्यंग से कहा, ध्यान रखिए वीजली, बेहतर होगा कि तुम कोई बखेड़ा मोल मत लेना, वरना तुम्हारी मम्मी यहाँ आएंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल कर ले जाएंगी। और उसने नकल करते हुए तीखी और पैनी आवाज़ में कहा, अब अगर तुमने एक भी कदम उठाया। पास खड़े नाग शक्ति के 5th ईयर के विद्यार्थी ऐसे सुन के ठहाके लगाने लगे। मैल्फॉय ने अपनी चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वीजली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फ़ोटो ज़रूर पसंद आएगा पॉटर, और वह उसे पूरे घर से ज़्यादा मूल्यवान होगा। रॉन ने अपनी स्पेलो टेप लगी छड़ी बाहर निकाल ली, परंतु तभी हरमाइनी खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं किताब झटके से बंद करते हुए फुसफुसाई, उधर देखो, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? गिल्डरॉय लॉकहार्ट
उनकी तरफ तेज़ी से चले आ रहे थे और उनका फिरोज़ी दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। ऑटोग्राफ वाले फ़ोटो कौन दे रहा है? हैरी ने बोलने की कोशिश की, परंतु तब लॉकहार्ट ने अपने कंधे पर अपनी बाह रखकर उसकी बोलती बंद कर दी और चहकते हुए कहा, यह पूछने की ज़रूरत नहीं, हम एक बार फिर मिल गए हैरी। लॉकहार्ट के पास सटक कर खड़े हुए और अपमान से जलते हुए हैरी ने देखा कि मैलफॉय दांत दिखाते हुए भीड़ में शामिल हो गया। चलो कॉलिन, लॉकहार्ट ने कॉलिन की तरफ मुस्कुरा कर कहा, इससे अच्छी क्या बात होगी कि तुम दोनों का फ़ोटो खींचें और हम दोनों उस पर अपना ऑटोग्राफ दें। कॉलिन ने हड़बड़ी में अपना कैमरा उठाया और फ़ोटो खींचा। तभी उनके पीछे घंटी बजी और जिसने दोपहर की क्लासों में शुरू होने का संकेत दे दिया। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी क्लासों में चले जाइए, लॉकहार्ट ने भीड़ से कहा और वह हैरी के साथ वापस महल की तरफ चल दिए। और इस वक्त हैरी की इच्छा हो रही थी कि काश यह एक अच्छा सा अदृश्य होने वाला मंत्र जानता, क्योंकि वह अब भी लॉकहार्ट की बगल में जकड़ा हुआ था। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है हैरी, लॉकहार्ट ने पिता की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा जब वह बाजू वाले दरवाजे में इमारत में दाखिल हुआ। मैंने आज तो क्रीवी के सामने बात संभाली, अगर यह मेरा फ़ोटो भी खींचेगा तो तुम्हारे स्कूल के साथी यह नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो। हैरी ने हकलाते हुए स्पष्टीकरण को अनसुना करते हुए लॉकहार्ट के गलियारे में घसीट कर ले गया, जहाँ घूरते हुए विद्यार्थी लाइन में खड़े हो गए और फिर वह उसे सीढ़ियों के ऊपर ले गए। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे करियर के इस मोड़ पर ऑटोग्राफ देना या फ़ोटो बांटना समझदारी नहीं है। अगर साफ कहा जाए तो इससे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें घमंड आ गया है, और हो सकता है आगे चलकर ऐसा भी समय आए जब तुम यहाँ आओगे मेरा भी तरह तुम्हें अपने साथ बहुत से फ़ोटो रखने पड़ेंगे। परंतु उन्हें घुरा कर हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस मुकाम पर पहुँच गए हो हैरी। अब वह लॉकहार्ट के क्लासरूम में पहुंच चुके थे और इसलिए लॉकहार्ट को आखिरकार हैरी को छोड़ दिया और हैरी ने अपने कपड़े ठीक किए और क्लास में सबसे पीछे वाली लाइन में जाकर बैठने की दौड़ लगा दी और वहां पर लॉकहार्ट की 7 किताबों का ढेर लगाने में जुट गया ताकि वह असली लॉकहार्ट को देखने से बच सके। क्लास के बाकी विद्यार्थी बातें करते हुए अंदर आ गए और उनमें से रॉन और हरमाइनी भी थे जो हैरी के अगल बगल में बैठ गए। रॉन बोला, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उस पर आमलेट बनाए जा सकते हो। बेहतर होगा कि क्रीवी जिनी से ना मिले, वरना वे मिलकर हैरी पॉटर फ़ैन क्लब शुरू करवा देंगे। चुप रहो, हैरी ने झिड़कते हुए कहा। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लॉकहार्ट हैरी पॉटर फ़ैन क्लब के बारे में कुछ सुन ले। और जब पूरी क्लास बैठ गई तो लॉकहार्ट ने ज़ोर से अपना गला साफ़ किया और वह खामोश हो गए और वह आगे बढ़े और उन्होंने नेविल लॉन्गबॉटम के दैत्यों के साथ सफ़र किताब हाथ में लेकर ऊपर दिखाई ताकि उसके कवर पर छपी खुद की आंख मारती तस्वीर सबको दिखा सके। इन्होंने इस तरफ इशारा करते हुए कहा और आंख मारते हुए कहा, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास, 3rd क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुड़ैल साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। परंतु मैं इसके बारे में नहीं बात करता हूँ। खतरनाक परी मेरी मुस्कान देखकर थोड़े ही भागेगी। उन्होंने इंतज़ार किया कि विद्यार्थी हंसे, परंतु कुछ ही विद्यार्थी हंसे और फीके अंदाज में। मैं देख रहा हूँ कि तुम सब ने मेरी किताबों का पूरा सेट खरीद लिया, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा है कि हम आज एक छोटी क्विज से क्लास शुरू करें और इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ यह पता लगाना चाहता हूँ कि तुमने किताबें कितनी अच्छी तरह से पढ़ी हैं और तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है। और टेस्ट पेपर बांटने के बाद वह क्लास के सामने की तरफ आए और बोले, तुम्हारे पास 30 मिनट है, शुरू कर दो अभी। और हैरी ने अपने प्रश्न पत्र पर नज़र डाली। गिल्डरॉय लॉकहार्ट का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? गिल्डरॉय लॉकहार्ट की गोपनीय महत्वाकांक्षा क्या है? और अपनी राय में गिल्डरॉय लॉकहार्ट की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? सवाल आगे बढ़ते गए और जो तीनों कागजों पर लिखे थे और सबसे आखिर में यह सवाल था, गिल्डरॉय लॉकहार्ट का जन्मदिन कब है और उनके लिए आदर्श तोहफा क्या होगा? आधे घंटे बाद लॉकहार्ट ने उन सभी कॉपियाँ इकट्ठी कर ली और क्लास के सामने उलटकर देखा। तुमसे मैं शायद किसी भी ये याद नहीं रहा कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। मैंने उस हिम मानव के साथ 1 वर्ष बिताया था और तुमसे कई लोगों की आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण किताब को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने उसके 12वें अध्याय में साफ साफ कहा है कि मैं जन्मदिन का आदर्श तोहफा जादूगर और मगलुओं के बीच में सद्भाव होगा। हालांकि मैं पुरानी
ऑगडेन फायर विस्की की बड़ी बोतल के लिए भी मना नहीं करूँगा। लॉकहार्ट ने विद्यार्थियों की तरफ देखकर एक बार फिर शरारत से आंख मारी। रॉन अब चेहरे पर अविश्वास के भाव लेकर लॉकहार्ट को घूर रहा था। सामने बैठे सीमस फिनिगन के साथ डीन थॉमस खामोशी से हंसता हिल रहा था और दूसरी तरफ हरमाइनी लॉकहार्ट की बात सुनकर पूरी तन्मयता से सुन रही थी और उन्होंने उसका नाम लिया तो वह चौंक गई। परंतु मिस हरमाइनी ग्रेंजर जानती थी कि मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा चुराई की दुनिया को ख़त्म करना और अपने खुद के बनाए केश श्रृंगार के जादुई काढ़े को बेचना है। बहुत समझदार लड़की है दरअसल। और उन्होंने उसकी पूरी कॉपी देखते हुए कहा, पूरे नंबर मिस हरमाइनी ग्रेंजर कहाँ है। हरमाइनी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और बहुत बढ़िया। लॉकहार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया, इसके लिए गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। और अब असली काम की बातें। वह अपने टेबल के पीछे झुके और इस पर एक बड़ा सा पिंजरा उठाकर रख दिया जो ढका हुआ था। अब सावधान रहना, मेरा काम है तुम्हें जादू की दुनिया के सबसे बुरे जीवों के खिलाफ प्रशिक्षण देना। इस कमरे में तुम्हारा सामना सबसे भयानक चीज़ से होगा और सिर्फ इतना जान लें कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग शांत रहना। ना चाहते हुए भी हैरी अपनी पुस्तकों के ढेर पर आगे की तरफ झुक गया और ताकि पिंजरे को अच्छी तरह से देख सके। लॉकहार्ट ने पिंजरे को ढकने वाली कपड़े को एक हाथ रखा और डीन और सीमस ने भी हंसना बंद कर दिया। नेविल अगली लाइन में अपनी सीट पर दुबका हुआ था। लॉकहार्ट ने धीमी आवाज़ में कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम लोग चीखना मत, इससे वे चिढ़ जाएंगे। जब लॉकहार्ट ने ढकने वाला कपड़ा आया तो पूरी क्लास ने अपनी सांस रोक ली। हाँ, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, अभी अभी पकड़े गए नन्हे पिशाच। सीमस फिनिगन खुद पर काबू नहीं रख पाया और वो गुरगुरा कर हंस पड़ा, जिससे लॉकहार्ट की दहशत भरी चीख मनाने की गलती नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने सीमस की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, ये बहुत ही खतरनाक तो नहीं दिखते हैं ना। सीमस का गला रुंध गया। इतना विश्वास के साथ मत बोलो, लॉकहार्ट ने चिढ़कर सीमस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, नन्हे पिशाच बहुत उत्पात पचा सकते हैं। पिशाच बिजली की तरह नीले थे और लगभग 8 इंच ऊंचे थे और उनके चेहरे नुकीले थे। आवाज़ इतनी तीखी थी कि जैसे बहुत से तोते चिचिया रहे हों। जैसे पहले उन्होंने ढकने वाला कपड़ा हटाया तो बबकाना और पिंजरे के चारों तरफ उछल कूद मचानी शुरू कर दी। वे पिंजरे के डंडों को खींचकर खड़खड़ाने लगे और अजीब चेहरे बनाकर आसपास के विद्यार्थियों को ढकने लगे। ठीक है, लॉकहार्ट ने कहा, जाओ दिखते हैं तुम इनका सामना किस तरह से करते हो। और उन्होंने पिंजरा खोल दिया और नन्हे पिशाचों के बाहर निकलते ही कोहराम मच गया। पलक झपकते ही रॉकेटों की तरह हर दिशा में चलने लगे। 2 पिशाचों ने नेविल के कान पकड़कर उसे हवा में उठा दिया तो कुछ तो सीधी खिड़की की कांच फोड़ते हुए उसके पार निकल गए और उन्होंने पिछली लाइन में बैठे विद्यार्थियों को कांच के टुकड़ों से बारिश कर दी। बाकी पिशाच कमरे में तोड़फोड़ करने लगे और उन्होंने गुस्सेल गैंडे से भी ज़्यादा असफलता से यह काम किया। उन्होंने स्याही की बोतल उठाई और अपनी पूरी क्लास से उनका छिड़काव कर दिया और उन्होंने किताब को और कागज़ों के चिथड़े उड़ा दिए। दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ डाली, कचरे की टोकरी उलट दी, बैग और किताब ढूंढकर टूटी खिड़की के पार फेंक दी। कुछ ही मिनट में आधी क्लास अपनी टेबलों के पीछे झुक गई और नेविल छत पर लगे झूमर की तरह लटक रहा था। आगे जाओ, उन्हें पकड़कर बंद करो, वह तो नन्हे पिशाच है। लॉकहार्ट चिल्लाए। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपनी छड़ी हिलाई और चीखे, पापी पिशाच मुक्ति प्रतानम। और इसका जरा भी असर नहीं हुआ और एक पिशाच ने लॉकहार्ट की छड़ी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। लॉकहार्ट ने थूक निकला और अपनी टेबल के नीचे छुपने के लिए छलांग लगा दी। यह प्रयास में वह नेविल के नीचे दबकर धराशायी होते होते बचे, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही झूमर टूट जाने की वजह से नेविल ज़मीन पर आ गिरा था। तभी घंटी बजी और विद्यार्थी बाहर निकलते हुए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। और उसके बाद जो तुलनात्मक शांति हुई, उस दौरान लॉकहार्ट सीधे खड़े हुए। उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा जो लगभग दरवाजे पर पहुंच चुके थे और उनसे कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बाकी बचे पिशाचों को पिंजरे में बंद कर दो। यह उनके पास से चले गए और बाहर निकले और बाहर पहुँचते ही उन्हें तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या तब भी अभी तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास है? रॉन भी बिल खिलाया और वह एक पिशाच ने उसके कान में दर्दनाक तरीके से काट लिया। और हरमाइनी ने स्थिति कारण मंत्र से 2 पिशाचों को स्थिर करके उन्हें पिंजरे में डालते हुए कहा, वे तो हमें बस थोड़ा सा ही असली अनुभव देना चाहते थे। क्या सचमुच? हैरी ने कहा, जो एक पिशाच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह पिशाच उसकी पहुंच से बाहर अपनी जीभ निकालकर नाच रहा था। हरमाइनी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। बकवास, हरमाइनी बोली। तुमने उनकी किताबें पढ़ी हैं और उन सब आश्चर्यजनक कारनामों के बारे में पढ़ा जो उन्होंने किया। रॉन बुदबुदाया। वह कहते हैं कि उन्होंने वह कारनामे किए हैं।